अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बच्चों की सेहत का जिक्र किया जाए तो सूरत हाल कतन तसल्ली बख्श नहीं, जिसकी बुनियादी वजह में हामला ख़वातीन का गैर मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी, शऊर और आगाही की कमी, तिब्बी सहूलतों का फुक़दान, माओं की नाख्वानदगी, हुकूमत की गफलत और अदम तवज्जुही जैसे महरिकात शामिल हैं। चूँकि अगस्त का पहला हफ़्ता ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाया जाता है, तो माँ बच्चे की सेहत, माँ के दूध की अफादियत, ग़ज़ाइयत और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करने के लिए हमने डॉक्टर नवेद भुट्टो साहब से रब्ता किया, जो फ़िल वक्त महकमा सेहत सिंध से बतौर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपनी बेइंतहा मसरूफ़ियत में से हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो आगाज़ करते हैं हम सवालात का। सर, पाकिस्तान में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और यहाँ हमदर्द की आफियत आने का। अगर आप मुझसे पूछें कि हमदर्द दिल के क्लोज़ मेरे क्यों है, और इसलिए कि जो बानी है हमारे शहीद हकीम सईद साहब है, मेरी उनसे एफिलिएशन है कि जब हमदर्द नोदे हाल हम पढ़ते थे तो बचपन से, क्योंकि हमारे पूरे घर में पढ़ा जाता था, और उनकी जो लिखी हुई जितने भी तसनीफ़ हैं उनको एक किस्म ये कहूँ कि वो मेरे आइडियल थे और इंस्पायरेशन थी। तो उसमें कोई, और यहाँ हमदर्द आके मुझे वही खुशी मिल रही है कि आज मैं कहीं ना कहीं हमदर्द के लिए कुछ किसी टाक में हिस्सा ले रहा हूँ, और मेरे ये बायस फ़ख्र की बात है, और अपने आप को आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं आज हमदर्द के ऑफिस में हूँ। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि जिस तरह माँ और बच्चे की सेहत और ग़िज़ा की हम बात करें, कोई कंडीशन हमारी इतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि हम फैक्ट्स और फिगर्स की हम बात कर रहे होंगे कि क्यों नहीं है। क्योंकि इतना हमारा एग्रीकल्चर लैंड होते हुए भी, और हम पाकिस्तान को ये कि एग्रीकल्चर लैंड भी हैं, मगर जब हम माँ और बच्चे की सेहत और ग़िज़ा की बात कर रहे होंगे तो उसमें अगर हम इंडिकेटर उठाएं तो इंडिकेटर हमें एज़ कम्पेयर टू जो रीजनल कंट्रीज़ हैं हमारे साउथ एशियन जिसे हम कहते हैं, तो उनसे निस्बत हमारे थोड़े से बेहतर नहीं है। जिस तरह माँ की अगर हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करें, ग़िज़ाई की बात करें, तो बहुत सारी माँ ऐसे हैं जो ज़्यादातर हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन है। जब अंडर न्यूट्रिशन माँ होती है तो जब बच्चा कंसीव करती है और बच्चा जो पैदा होता है तो या तो वो लो बर्थ होता है, प्रीमेच्योर होता है, या आगे जाके लेटर स्टेज में स्टंटिंग या वेस्टिंग का शिकार होता है। और इसी तरह बच्चे हमारे जो भी हैं, अगर आप न्यूट्रिशन सर्वे 2018 या मल्टी इंडिकेटर सर्वे देख रहे हैं या डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे देखें, तो देखें तो हमारे पास जो बच्चे हैं तकरीबन हमारे नेशनल के, हम प्राइवेट और दोनों प्रोविंशियल की बातें करेंगे कि समझे कि आधी आबादी आपके बच्चों की स्टंटिंग ग्रोथ है, जो अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर मैं ये कहूँ कि जो पाकिस्तान में जो स्टंटिंग ग्रोथ के बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा वर्स कंडीशन है। नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारा मुल्क जो है एक एग्रीकल्चर लैंड है और इकानमी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री से बहुत बेहतर है, मगर जो हमारी रिसोर्स एलोकेशन की बात करें और फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फूड वेस्टेज की बात करें, जिस तरह आप देखें कि अभी भी जो फूड वेस्ट होटलों में हम खाना खा के बाहर निकलते हैं, प्लेट में खाने का पहाड़ बना देते हैं, वो कहीं किसी जगह पेट में जा सकता है अगर हम ज़रूरत के मुताबिक खाना निकालें तो इसलिए खाना बहुत ज़्यादा है। अगर हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करें, हम तकरीबन 63% फूड सिक्योर हैं, 37 इनसिक्योर हैं, जो न्यूट्रिशन सर्वे बता रहे हैं। इस संदर्भ में हम फूड सिक्योर तो हैं। अब इनसिक्योर इसलिए हैं कि जो फूड वेस्टेज होती है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड में हो चाहे हमारी कंजप्शन में, अगर उस लॉसेस को हम बचाएं तो बहुत सारे घराने जो हाउस होल्ड हैं जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं है, उनको हम खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उस ग़िज़ा को, जिस तरह हम कहते हैं ना, माँ और बच्चे की सेहत और ग़िज़ा, माँ की ग़िज़ा बेहतर होगी तो सेहत बेहतर होगी, बच्चे की ग़िज़ा बेहतर होगी तो सेहत। तो इसलिए कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मगर हम उसको बेहतर कर सकते हैं अगर हमारी ऐसी इंटरवेंशन करें जो हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो दोनों का जो इम्पेक्ट आ रहा होगा माँ और बच्चे पे आ रहा होगा। अच्छा सर, आलमी इदारा सेहत की सिफारिशात के मुताबिक डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर माँ अपने नौमौलूद को दूध पिलाना चाहिए उसका, तो ये क्यों ज़रूरी है? अच्छा, उसमें क्योंकि हम पहले जब घंटे की बात करते हैं ना, अब वो घंटा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ और बाकी भी जितनी भी जो न्यूट्रिशन पे, मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन काम करते हैं, तो उसमें यही है कि 1 घंटे से भी ये है कि जितना अर्ली हो सके तो वो माँ का दूध पिलाया जाए। उसका मतलब ये है कि जब बच्चा इस दुनिया में फर्स्ट टाइम आता है तो एक नए माहौल में नई एनर्जी के साथ आता है, तो इसलिए सबसे पहले तो वो जैसे बच्चा पैदा हो
माँ अपने उसको स्किन कांटेक्ट में रखे और जितना जल्दी हो, 1 घंटा तो मैक्सिमम पीरियड बताते, जितना जल्दी हो वो माँ अपना दूध स्टार्ट कर दे। और उससे क्या होगा, जब ब्रेन नए उस माहौल से निकल के बाहर आता है तो उस बच्चे के लिए फिल फोर एक ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जो उसके न्यूरॉन, दिमाग के लिए, पूरी बॉडी के लिए ग्लूकोज हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, एक फूड हो जो उस बच्चे को फ़ौरन चाहिए होता है। तो इसलिए जो जितना जल्दी हो माँ अपने बच्चे को पहला दूध पिलाए। और जब पहला दूध होता है 3 से 6 दिन तकरीबन, जो पहला जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, गाढ़ा दूध पीला होता है, वो ऐसी नेमत है जिसको हम ये कहें कि गोल्डन लिक्विड है या पहला टीका है, जिसमें आपकी पूरी एनर्जी और एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को जो अर्ली स्टेज वाले इन्फेक्शन होते हैं उनसे वो बचाती है। तो इसलिए जो माँ का पहले घंटे क्या, मगर उससे जितना अर्ली हो, तो इसलिए उस कोलेस्ट्रॉम की अहमियत इतनी है, कोई एक उसका नेबुल बदल इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा सर, यूनिसेफ के मुताबिक पहली बार दुनिया भर में 9 से 19 साल के बच्चों और नौजवानों में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि खुराक की कमी के बगैर जो अफराद हैं वो उन्हें ग़िज़ा की कमी पैदा हो रही है। तो इस हवाले से भी कुछ बताएं। अच्छा, उसमें ये है कि जो यूनिसेफ की अभी 2024 की रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ आप 9 to 19 वाला एडोलेसेंट ग्रुप नहीं, जो अंडर 5 बच्चे हैं, उसमें फर्स्ट टाइम ग्लोबली बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में भी, क्योंकि एज कम्पेयर हमने जो डेटा देखा है, 2006 सर्वे हुआ, 2011 सर्वे हुआ, 2018 सर्वे हुआ, उसमें क्या है कि जो ओबेसिटी ओवरवेट है ना, वो अंडर 5 वाले बच्चे डबल से डबल होते जा रहे हैं, यानी हर सर्वे में डबल। और ये ग्लोबल अभी ओबेसिटी ओवरवेट की रिपोर्ट आई है जो यूनिसेफ की, और उसकी क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर और बाकी जितने भी पार्टनर होते हैं, रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो दुनिया में अंडर न्यूट्रिशन से ओबेसिटी बढ़ गई है, और जो अलार्मिंग सिचुएशन है, अंडर 5 की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह जिस तरह हमने कहा कि एडोलेसेंट ग्रुप है, जिसको हम देते हैं कि 10 से 19 साल का हुआ एडोलेसेंट, तो उसमें क्या होता है कि जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं वो ज़्यादातर रेडीमेड, प्रोसेस और जंक फूड होता है। जब जंक फूड होता है वो उसको कैलोरीज तो देता है, मगर वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होता। तो फिर क्या होता है, अब दोनों एज ग्रुप में क्या होता है कि अब ओबेसिटी ओवर बढ़ गई है। जब बढ़ गई ओबेसिटी ओवर, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे लेटर स्टेज में, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में शक्ल में आते हैं। फिर वो ओबेसिटी में डायबिटीज़ भी आ जाता है, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम भी आता है, और ऐसे कैंसर भी हो सकते हैं। जब आप जंक फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, तो आपको इस तरह की डाइट से वो कैंसर प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो इसी तरह बच्चों में भी लेटर स्टेज में क्या होता है, वो बच्चे ओबेस, ओवरवेट हो जाते हैं, डायबिटीज़ ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये इतनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें जो पुराना कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि हेल्दी डाइटिंग, घर का खाना हो, पहले कॉन्सेप्ट यही था, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, अब घर की दाल मुर्गी बराबर। तो होम बेस्ड डाइट जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। जो भी घर में बनता है साफ सुथरा, उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए बेहतर है कि बाहर आउटिंग जंक फूड से बेहतर है कि घर की ग़िज़ा खाएं, चाहे वो दाल चावल हो। और दूसरा, घर में जो हम अचार वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था ना, अचार घर में बनाएं, पकोड़े खाने घर में बनाएं, मिक्स वेजिटेबल बनाएं, साफ सुथरे ऑयल में बनाएं, जो ऑयल फोर्टिफाइड हो। तो डेफिनेटली फिर हमारी सेहत आप और हमारे हाथों में है, बाहर का करना छोड़ेंगे, और अगर घर में खाएंगे तो डेफिनेटली हमारी और बच्चों की सेहत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मतलब ये कि सर बच्चों को आप मोटा ना बनाएं, उन्हें सेहतमंद बनाएं। सेहतमंद, बिल्कुल जी। क्योंकि सर हमारे यहाँ तो ज़्यादातर कंसेप्ट यही है ना कि अगर बच्चा मोटा है तो आप उसे सेहतमंद तस्वर करेंगे। गांव देहात में चले जाएं तो वो फार्मूला मिल्क वगैरह बहुत पिलाती हैं, उसके असर में बच्चे फूल भी जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें माँ के दूध पर पलने वाले बच्चों से कंपेयर किया जाए तो नहीं वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल ही वो कमज़ोर भी होते हैं, सुस्त भी होते हैं। सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें जिस तरह आपने कहा ना, अब क्योंकि मार्केटिंग फार्मूला मिल्क की इतनी बढ़ गई है, उनके मल्टीपल ट्रिक्स होते हैं। ट्रिक्स कैसी होती हैं, वहाँ जाके माओं को बताते हैं, अच्छा आपका बच्चा रात को रोता है कि हाँ रोता है, अच्छा इसका मतलब जो आप दूध पिला रही हैं ना उसका पेट नहीं भरता। ऐसा नहीं है। उमूमन जो माँ का दूध होता है, यानी पहले घंटे के अंदर या अर्ली माँ का दूध, और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, क्योंकि उसमें जो पानी की मिकदार होती है, क्वांटिटी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की होती है, सफिशेंट होती है। तो इसलिए पहले 6 महीने में कोई पानी तक नहीं देना होता, तो इसलिए माँ का दूध ज़रूरी होता है। अब फार्मूला मिल्क ने ये है कि आप उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं हमारे
कम्युनिटी में बैठे हैं उनको इंसेंटिव देते हैं, उनको कुछ इस तरह की ट्रेवल देते हैं या हॉस्पिटल की सेटिंग करा के देते हैं, तो फिर क्या होते हैं वो उनको रिकमेंड कर देते हैं। माँ का दूध आ भी रहा होता है फिर भी उनको यही लिख के देते हैं कि आपका दूध सफिशिएंट नहीं है, आप ये फार्मूला मिल्क पिलाएं, आपका बच्चा सेहतमंद होता है। ऐसा नहीं, अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है माँ के दूध में, उसमें पानी की मिकदार पूरी होती है, उसको पानी तक इसलिए हम नहीं कहते कि उसमें उस दूध में पूरी हो जाती है। तो ये तकरीबन आधी आबादी हमारे मुल्क की, चाहे प्रोविंस सिंध की हो, बाकी प्रोविंस की बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की जो सर्वे बता रहे हैं, तो अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट प्रैक्टिसेस बेहतर हुई हैं, यानी 52% अराउंड के माँ जिन बच्चों को दूध पिलाती हैं उमूमन जब फार्मूला मिल्क, क्योंकि आप और हम जिस मुआशरे में रखते हैं ना वहाँ पर पेशमाम की, उस्ताद की, डॉक्टर की बात बहुत मानी जाती है। अगर वही फ़र्ज़ करें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर वहाँ बैठा है वो माँ को बोलेगा दूध नहीं तो लिख के दे दी, तो वो गरीब क्या करता है, वो 4000-5000 का जाके डब्बा ले लेता है। अगर हम तो ये कहते हैं आप अपना दूध पिलाएं, वो पैसा भी अपनी सेहत और ग़िज़ा पे लगाएं, तो जो प्रोडक्शन दूध की आप में हो रही होगी वो सफिशेंट उस बच्चे के लिए। जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होगा लेटर स्टेज में वो डायबिटीज़ 1 नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, कार्डिक प्रॉब्लम नहीं होगा और मल्टीपल और प्रॉब्लम नहीं होंगे अगर सिर्फ माँ का दूध। अगर फार्मूला मिल्क लिया तो ये बहुत सारे एविडेंस रिसर्च मौजूद हैं, तो वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, अगर बच्चा पीता है फार्मूला तो वो डायबिटीज़ 1 पे आ सकता है, ओबेसिटी ओवरवेट भी हो सकता है और बहुत सारे ऐसे NCDs यानी कैंसर की बात करूं लेटेस्ट स्टेज में चांसेस होते हैं जो हो सकते हैं। और इसी तरह अगर माँ कम दूध पिलाती है या नहीं पिलाती तो माँ में ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि आपने देखा होगा ओवरिन और ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और टाइप 2 डायबिटीज़, और प्लस ये है कि कुछ कार्डिक प्रॉब्लम होते हैं और हाइपरटेंसिव भी हो जाती है माँ अगर वो दूध अपने उस फुल फ्लेज टाइम में बच्चों को नहीं पिलाते, तो इसलिए। और ये माँ, और इसको हम मज़ीद अगर ये बात कहें बच्चा, माँ और मुआशरे की भी बात करें, क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट इंटरवेंशन है। जब वो पाउडर फार्मूला मिल्क बनता है ना उसमें देखिए कि कितने हम कार्बन इमिशन होती है, तो इसलिए माँ का दूध एवर रेडी होता है, साफ़ सुथरा होता है, अनहाइजीनिक होता है, तो इतने फ़ायदे हैं। फिर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें पाकिस्तान की, कितना हम दूध इंपोर्ट करते हैं फार्मूला अरबों रुपए में, वो उससे हमारा क्या होगा कि एटलीस्ट हमारा जो नेशनल इकोनॉमी पे इम्पेक्ट आएगा अगर हम प्रमोट यही करेंगे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध हो, क्योंकि बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और माँ का दूध होगा। सबसे बड़ी बात, जो बच्चा लेटर स्टेज जा रहा होगा तो वो सेहतमंद हेल्दी होगा और उसका फ़ायदा पूरी नेशन पे हो रहा होगा। तो इसलिए हमारा यही है कि माँ का दूध पहली ग़िज़ा, पहला टीका, सेहतमंद बच्चा, सेहतमंद मुआशरा, सेहतमंद पाकिस्तान। अच्छा सर, हमारे मुल्क में न्यूट्रिशन के हवाले से कौन सी अहम पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स जारी हैं इस वक्त? अच्छा, इसमें कुछ, क्योंकि आपको पता है कि 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविजनल अटॉर्नी हुई थी, पहले फेडरल था हेल्थ वाला, अब क्योंकि नेशनल भी पॉलिसीज़ बनती हैं और स्ट्रेटजी गाइडलाइन भी बनती है और प्रोविजनल भी बनती है। नेशनल लेवल की हमारे पास पाकिस्तान एक तो मैटरनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है 2022 से 27 से, और दूसरा मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है जो फेडरल की है। वही इंटरवेंशन प्रोविजनल पे भी डिलीवर होती हैं और प्रोविजनल की कुछ अपनी स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं कि वो किस तरह स्टडीज जो उमूमन अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करें तो ज़्यादातर जो PC1 प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह अभी ममता प्रोग्राम चल रहा है सोशल प्रोटेक्शन वाला, PC1 प्रोग्राम्स ये प्लानिंग कमीशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक किस्म का डॉक्यूमेंट्स होता है कि जो प्रोविंस में प्रोग्राम चल रहा है अकॉर्डिंग टू उसमें पूरी डिटेल मेथडोलॉजी लिखी होती है कि ये जो प्रोग्राम होता है किस डिस्ट्रिक्ट में होता है या पूरी सिंध में होता है या पर्टिकुलरली माँ और बच्चे को फोकस करके वो एज ए PC1 कहलाता है। तो ये मल्टीपल प्रोग्राम है। सोशल प्रोटेक्शन का ममता प्रोग्राम चल रहा है जो पहले 1000 दिन को फोकस करता है, माँ से लेकर बच्चे जब 2 साल तक होता है वो। इसी तरह एक और प्रोग्राम इंटीग्रेटेड 1000 डेज चल रहा है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को इंटीग्रेटेड मॉडल में चल रहा है और जो गवर्नमेंट डिस्प्लिन्स को अपग्रेड करके उस सर्विस देना है उसको रूरल में, कम्युनिटीज़ में, और माँ को उस सर्विस मिल सके। इसी तरह हमारा एक्सेलरेटेड एक्शन प्लान स्टंटिंग रिडक्शन जो चल रहा है वो हमारा मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है कि स्टंटिंग हो, माँ बच्चे की सेहत हो, तो उसके साथ मल्टीपल दूसरे सेक्टर्स भी हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर का बड़ा रोल है उसमें, फिशरीज़ का, लाइव स्टॉक का, एजुकेशन का, तो इस तरह के ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसमें प्रोविजनल रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनती हैं, फिर उसको उस प्रोग्राम में अलाइन किया जाता है, गाइडलाइन रोड मैप होता है कि किस तरह हम माँ और बच्चे की सेहत और उसकी न्यूट्रिशन को बेहतर कर सकते हैं। नेशनल की बता दी और प्रोविंशियल की वो स्ट्रेटजीज गाइडलाइन होती हैं जो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। वो प्योरली फोकस होता है माँ बच्चे की सेहत और ग़िज़ा पे, और उमूमन जो पहले 1000 दिन है 270 दिन माँ के और 2 साल बच्चे के, उस माँ के लिए भी सेहत ग़िज़ा, एंटीनेटल, उसकी वैक्सीनल, उसकी सप्लीमेंटेशन और फिर उसकी फैमिली प्लानिंग, बर्थ स्पेसिंग,
फिर उसकी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन बच्चे की, उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग, अर्ली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और उसकी 6 महीने के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की कहते हैं, बच्चे को नरम ठोस ग़िज़ा कैसे है, ये पूरा उस हमारी जो स्टडीज़ गाइडलाइन होती हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, रोड में बना हुआ है, जिसको जो भी प्रोग्राम TC1 होता है उसके साथ अलाइंड होते हैं। और उम्मीद करते हैं जितने करंट प्रोग्राम चाहे फेडरल में, प्रोविंशियल में चल रहे हैं, नेक्स्ट सर्वे जो भी होगा कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट स्टंटिंग और वेस्टिंग में मेकर इम्पैक्ट आ रहा होगा एज कम्पेयर टू पीरियड्स। हमारी स्टंटिंग और जो वेस्टिंग है उनकी काफ़ी रिडक्शन हो चुकी होगी। अच्छा सर, पाकिस्तान में माँ के दूध की शरह कम है या नॉर्मल, मतलब सही है या अच्छा ज़्यादा तो नहीं हो सकती? इसमें क्योंकि हमने डिस्कस भी थोड़ा सा कर लिया कि जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, एक तो हमारी जिसे हम ना अर्ली इनिशिएशन जिसे बोलते हैं और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं। अर्ली इनिशिएशन जिस हमने बात की कि पहले घंटे के अंदर या जितना जल्दी हो वो, और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, फिर 6 महीने के बाद नरम और ठोस ग़िज़ा हो, और उसके साथ माँ का दूध 2 साल तक। सूरे बकर की आयत, अगर मैं कहीं गलती ना करूँ तो 233 आयत है शायद सूरे बकर की, जिसमें कुरान शरीफ में लिखा है कि माएँ अपने बच्चे को 2 साल तक अपना दूध पिलाएं। तो वो नेचुरल एक फैमिली प्लानिंग भी होती है कि 2 साल तक पिलाने का मतलब है जब माँ बच्चा कंसीव कर रही होगी तो 3 साल का गैप होगा, कि जितना गैप माँ के बच्चे के कंसीव करने में होगा तो वो बच्चा अगला सेहतमंद होगा। तो इसलिए बर्थ स्पेसिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारा नेचुरल, हमारा रिलीजन भी बता रहा है। तो क्योंकि शरह जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की, जिस तरह हमने की न्यूट्रिशन सर्वे में आ रहा है, अर्ली इनिशिएशन हमारा तकरीबन 48% है, और एक्सक्लूसिव 6 महीने में वो तकरीबन 52% है। तो इसको हमने 90 से अबो करना है। 90 से अबो कर ली अगर परसेंटेज, तो बच्चे और माँ की सेहत दोनों बेहतर हो सकती है। अब वो आप और हमें और ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे एकेडमिया, रिसर्च, गवर्नमेंट पार्टनर सब मिलके काम करेंगे और लोगों को, माओं को मैसेजेस देंगे, काउंसलिंग करें, मोबिलाइज करेंगे, तो वो फार्मूला मिल्क को छोड़ कर अपना दूध अपने लिए, सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए, जिस तरह हमने पहले भी बात की, तो वो 50% है। इसको हमने 90 से अबो करना है। 90 से अबो करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मेल न्यूट्रिशन, जिस तरह स्टंटिंग, वेस्टिंग हो, लेटर स्टेज में जो NCDs आती हैं, उनको हम बचा सकते हैं अगर हमने अर्ली इनिशिएशन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और 2 साल तक अगर हमने माँ का दूध उसको बच्चे को पिलाए। सर, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मफरूज़ात आम हैं, तो अमूमन ये कहा जाता है कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उस मुद्दत में अगर वो हामला हो जाती है तो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि दूध पिलाना छोड़ दें, आपको दूध जहरीला हो गया है, बच्चे के लिए मुफीद नहीं है, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, माँ के ऊपर मतलब मुज़र असरात मुरतब होंगे। तो क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, पहले तो माँ दूध पिलाए, क्योंकि वो बच्चा अगर छोटा है, जिस तरह अभी हमने बात की, पहले घंटे में 6 महीने तक, 2 साल तक, उस बच्चे का बुनियादी हक के माँ का दूध। अब मगर हमारा क्योंकि मुआशरे में ऐसा है कि वो जल्दी कंसीव हो जाती है, तो जितनी मैक्सिमम नंबर महीने पिला सकती हैं वो पिला लें, दूध जहरीला नहीं होता। मसला सिर्फ ये है कि जब माँ दूध हामला होती है और लैक्टेटिंग में होती है, तो उसको आपको पता है कि एटलीस्ट जो किलो कैलोरीज होती हैं 2500 से 2700 किलो कैलोरीज चाहिए। माँ अपनी डाइट को बेहतर करे, बैलेंस करे, यानी अगर सुबह, दोपहर, रात का हम खाना खाते हैं तो बीच वाले टाइम में जो सैंडविच हों, कुछ ऐसी घर की रेमेडीज़ होती हैं, मीठी रोटी होती है, नट्स होते हैं, कुछ वो खाती रहे कि जो एटलीस्ट 2500 से 2700 किलो कैलोरीज उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है, हामला भी है। तो इसलिए माँ की ग़िज़ा सेहत प्रायोरिटी, बच्चे की सेहत ग़िज़ा प्रायोरिटी। तो इसलिए होना तो यही चाहिए अमूमन, जिस तरह अभी हमने बात की ना, 2 से 3 साल का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि अगला बच्चा जब आएगा वो सेहतमंद होगा। अगर गैप नहीं आएगा तो दूसरा, तीसरा, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं स्टंटिंग और वेस्टिंग के। तो इसलिए नेक्स्ट जो भी चाइल्ड होगा एज कंपेयर टू स्पेस हो एटलीस्ट 2 से 3 साल का, और 2 साल जब गैप होगा तो वो उस बच्चे को 2 साल तक अपना माँ दूध पिला रही होगी। और बच्चा जब दूध पी के जब बड़ा हो रहा होगा, हमेशा बुनियाद मजबूत करनी है, तब जाके हम 7 स्टोरी बंगला बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। बुनियाद ही आपकी कच्ची होगी और फार्मूला मिल्क पे होगी, आप ये उम्मीद ना रखें कि वो बच्चा आगे जाके उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने फार्मूला लिया है और फार्मूला बच्चा आपको अट्टा गट्टा मोटा तो मिलेगा, मगर वो एक्टिव एनर्जी वाला नहीं होगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज होती हैं। तो इसलिए माँ पिला सकती है, अपनी डाइट बेहतर कर सकती है, और उसी प्रेगनेंसी के जो दौरान जो भी फूड है बैलेंस, फ्रूट हो, मछली, हर चीज़ खा सकती है।
ये कॉन्सेप्ट होता था तो ये ना खाए ये ना करना, हर चीज़ खा सकती है, बैलेंस खाए, थोड़ा थोड़ा करके खाए, डाइजेस्ट हो, वो ज़्यादा प्रोडक्ट हो। अच्छा सर, हम आजकल की माओं को देखते हैं और पुराने ज़माने की माओं को देखते हैं तो बहुत फ़र्क नज़र आता है। पहले के दौर में माएँ बच्चों की खाने पीने का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अगर बच्चा नहीं भी खा रहा है तो वो डांट डपट करके ज़बरदस्ती खिलाती थी। अब तो जब बच्चे ने कह दिया जी मुझे घर का खाना खाना नहीं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, शवरमा मंगवा दें, बर्गर मंगवा दें, बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। हम जब देखते हैं तो अक्सर माएँ लंच में भी बच्चों को नगेट्स बना के दे रही हैं या कोई इस तरह से दे रही हैं, पॉकेट मनी दे दी, कैंटीन से उन्होंने चिप्स ले लिए, ये कर लिया। तो सर आप ऐसी माओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने वो बात कही थी, तो मल्टीपल प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैं दोबारा उसी बात पे आऊँगा। जो हमारी माएँ थी, हम भी छोटे ही मुझे याद पड़ रहा है कि हमें वो घर की चीज़ें दी जाती थी, बाहर का कॉन्सेप्ट कम हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाली नस्ल जो है जितनी भी है वो हेल्दी है, और उसी ब्रेस्ट फीडिंग और ऑप्टिमल कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम खा के आए। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी कोई चीज़ है जो अल्लाह ने नेचुरल तख्लीक की और मैं खाता हूँ, ये इसलिए कि बचपन से हम खा के आए। और दूसरा, जब ठोस ग़िज़ा आप शुरू करते हैं ना, वहीं से बच्चे की टेस्ट बड स्टार्ट शुरू हो जाती है। हमें वो ख्याल रखना है कि जब 6 महीने के से फ़ौरन बाद ठोस ग़िज़ा हो तो वो बच्चे को उसी दौरान हम क्या कर सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस नहीं करते। हम क्या करते हैं, सुबह ये खिलाया, शाम को, रात को चेंज करते थे। नहीं, बच्चे को अगर आप ठोस ग़िज़ा स्टार्ट कर दें, चाहे वो मैश करके पोटैटो दें, केला दें, आस्ता आस्ता नरम और ठोस, बिल्कुल पतला भी नहीं, गाढ़ा भी नहीं, वहीं से जो भी चीज़ खिलाएं सुबह में, अगर मैश पोटैटो बिल्कुल या केला 2 हफ्तों तक वो खिलाएं, और खिलाना आगे सेंटर या एंड ऑफ टंग से टेस्ट बड डेवलप हो। टेस्ट जब डेवलप होंगे तो बच्चा आगे जाके सब चीज़ खाएगा। चेंज करते रहेंगे, ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, तो नहीं होंगे। फिर क्या होगा, उसकी चॉइसेस चेंज होती रहेंगी, आगे जाके नहीं। तो इसलिए वो वाला पीरियड है, बच्चा बढ़ता जाए। आज मैश पोटैटो केला खाया, साबूदाना खाया, फिर वेजिटेबल जैसे 9 महीने का मैश करके गाजर, पीस, ग्रीन वेजिटेबल सब मैश करके वो खिलाएं। थोड़ा सा फल फ्रूट खिलाएं, जैसे बड़ा हो अंडा खिला दें, 1 साल का हो गया मुर्गी, ये साला, वो थोड़ा खिलाते रहें। वो वाला पीरियड क्रिटिकल होता है, जिसमें मैंने कहा ना टेस्ट बड्स डेवलप हो गए, आगे जाके खाएगा। वहीं से अगर हमने उसको ये चीज़ें जो प्रोसेस फूड है, जिसे हम पापड़ के पैकेट कहते हैं, खिलाया, तो जो नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें हेल्दी है, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो नहीं खाएगा। फिर तो वो जंक फूड खाएगा, प्रोसेस फूड खाएगा, क्योंकि उसके टेस्ट उसी पे डेवलप हो रहे होंगे। तो इसलिए जो नेचर की तख्लीक चीज़ें ना, फल फ्रूट हो, गोश्त हो, मछली हो, अंडे हो, हर चीज़ है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गुर्बत बहुत है, मगर आप किसी घर गरीब के जाएँ तो एटलीस्ट 3 स्टार डाइट वहाँ होती है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो वो हमें दिखाना है, जो भी चीज़ खिलाएं उस बच्चे के लिए घर की हो और घर में ही बना के दें। कुछ साशे पैकेट मार्केट में मिलते हैं, अब वो कॉस्टली भी होते हैं। हम तो यही कहते हैं, उन्हीं पैसों सा वही चीज़ें ले आएँ, घर में बनाएं, बच्चे को खिलाएं। वो ज़्यादा सेहतमंद है, हेल्दी है, न्यूट्रिशनस है, एज़ कम्पेयर टू जो वो साशे मिलता है, जो महंगा भी मिलता है। जब बच्चा वो रेडीमेड खाता है तो बच्चा भी फिर रेडीमेड ही निकलेगा, वो हेल्दी नहीं होगा। अच्छा सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे बच्चों में कद की कमी के और उनकी कमज़ोरी के, तो क्या ये मसाइल आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? हम 9th मैट्रिक के लड़के लड़कियों को देख लें, उनके कद जो हैं वो 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों में जितने होने चाहिए वो 9th मैट्रिक के बच्चों के, मतलब मेजॉरिटी के यहाँ यही चीज़ आ रही है। और कमज़ोरी के लिहाज से भी देखा जाए तो वो बहुत दुबले पतले से कमज़ोर हैं। तो सर क्या ये सिर्फ ग़िज़ा की वजह से है या कोई और अवामिल कार फरमा है इसमें? अच्छा, इसमें मल्टीपल फैक्टर हैं, क्योंकि आज अगर हम न्यूट्रिशन को फोकस कर रहे हैं तो हम उस पर्सपेक्टिव में उसको देखेंगे। क्योंकि जिस तरह हमने वो स्टंटिंग की ना, आपकी स्टंटिंग जो होती है ना बच्चे की, वो माँ के पेट से स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे? माँ सेहतमंद होगी, ग़िज़ा बेहतर होगी, सेहत बेहतर होगी, तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। माँ अगर कमज़ोर होगी, चाहे खून की कमी एनीमिया हो, या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो, या अंडर न्यूट्रिशन हो, जब वो बच्चा वूम में होता है ना, आस्ता आस्ता 6-8 हफ्तों में वो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा होता है। जब डेवलप हो रहा होता है तो उसके बॉडी आर्गन भी डेवलप हो रहे होते हैं, और बॉडी आर्गन में आपका न्यूरॉन, जो दिमाग है, वो न्यूरॉन, मिलियंस न्यूरॉन डेवलप हो रहे होते हैं।
तो सेहतमंद माँ के बच्चे के न्यूरॉन सेहतमंद डेवलप होते हैं तो बच्चा सेहतमंद होता है, फुल टर्म पैदा होता है और लो बर्थ नहीं होता, सेहतमंद बच्चा होता है, पूरे वजन के साथ पैदा होता है, पूरे दिनों में पैदा होता है। माँ कमज़ोर होगी, अंडर न्यूट्रिशन होगी, खून की कमी होगी तो बच्चा प्रीमेच्योर भी पैदा हो सकता है, लो बर्थ भी पैदा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है ऐसी कंडीशन में, जब वो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा होता है तो उसके न्यूरॉन इतने डेवलप नहीं होते। समझिए कि पेट के अंदर से ही स्टंटिंग ग्रोथ लेके आता है, और इसीलिए हमने कहा कि तकरीबन हर दूसरा बच्चा स्टंटिंग ग्रोथ का है पाकिस्तान में। जब दूसरा स्टंटिंग ग्रोथ में हो रहा होगा और माँ कमज़ोर थी, अंडर न्यूट्रिशन थी, जो हमारे पास डेटा भी मौजूद है न्यूट्रिशन सर्वे में या बाकी सर्वेज में, तो हमारे पास तो माएँ अभी भी तकरीबन 30-40% अंडर न्यूट्रिशन है माएँ। बच्चे तो हम तकरीबन आधे स्टंटिंग है। जब माएँ कमज़ोर होंगी, बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ में जाएंगे तो क्या होता है, एज के साथ जब उनका कद बढ़ता है तो वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता। जब कद नहीं, उम्र के साथ कद नहीं बढ़ेगा, 2 साल तक हम देखते हैं उस बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग, उम्र के साथ कद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, स्टंटिंग ग्रोथ में गया, उसको हम सेहतमंद ग़िज़ा, दूध माँ का दे के कुछ ही कहीं उस स्टंटिंग को रिवर्स कर सकते हैं। 2 साल के बाद अगर बच्चा बढ़ता गया, स्टंटिंग को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूरॉन 70% 2 साल तक दिमाग के न्यूरॉन डेवलप हो चुके होते हैं, और 5 साल तक 90% न्यूरॉन डेवलप हो जाते हैं। वो न्यूरॉन डेवलप हो गए, रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए उस बच्चे को एज के साथ उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसीलिए हमारे मैट्रिक वाले बच्चे शॉर्ट स्टेचर के, वो एक्चुअली स्टंटिंग ग्रोथ है, क्योंकि हमारी आधी आबादी स्टंटिंग ग्रोथ है। वो बच्चे जब बढ़ रहे होंगे अपनी उम्र के साथ तो उनके कद छोटे हो रहे होंगे। तो इसलिए जो हमने बात की, अर्ली इनिशिएशन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्टिमल कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, घर का खाना, बर्थ स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उस बच्चे की उम्र के साथ बढ़ाना। इस टाइम में नहीं, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, देही इलाकों में तो पसमानगी और मसाइल बड़ी वजह हैं, मगर शहर के अस्पतालों में बच्चों की इतनी बड़ी तादाद के शरह अमवात के लम्हा फ़िक्र नहीं, क्योंकि पाकिस्तान 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात में सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिस तरह अभी हमने बात की ना कि हम अर्ली इनिशियल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ तो वर्किंग वुमेन अर्बन में आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और बच्चे को दाई या किसी अपना जो सर्विस प्रोवाइडर उनको दे जाती है, क्योंकि वर्किंग वुमेन है। उसी दौरान जब वो ऑफिस जाती है, उस बच्चे के लिए फिर फार्मूला मिल्क होता है। और ये ना कहें कि सिर्फ स्टंटिंग वेस्टिंग रूरल में है, पर ये अर्बन में भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं तो अर्बन में भी आपको स्टंटिंग वेस्टिंग मिल रही है। क्यों? उस बच्चे को जो वर्किंग वुमेन है अपनी सही ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही। तो ये है। और दूसरा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, गुर्बत, पावर्टी है हमारे पास। असल ये है कि हमने जो बिहेवियर चेंज जिसकी हम बात करते हैं ना, वो हमें थोड़े से चेंज करने, चाहे अर्बन के हो चाहे रूरल के हो। स्टंटिंग यहाँ भी है, स्टंटिंग रूरल में भी है, वेस्टिंग यहाँ भी है, वेस्टिंग रूरल में भी है। हमें थोड़े से जो बिहेवियर चेंज है, जिस तरह हम बातों में कर चुके हैं, माँ का दूध हो, बैलेंस्ड ठोस ग़िज़ा हो, और घर का खाना हो, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ना हो, और अपने लिए इन्वेस्ट करें, जो नेचुरल फूड जितना भी है वो खाएं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ा सा लोगों को बिहेवियर चेंज करेंगे, ये प्रोसेस फूड, जंक फूड या इस तरह ना जाएं, या जिस तरह पापड़ के पैकेट हज़ारों किस्म की कलरफुल होती हैं, उनकी मार्केटिंग होती है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, माँ अट्रैक्ट होती है। या दूसरा, वो बेवरेजेस की हम बात करें, शुगरी ड्रिंक्स की बात करें, वो जूस नहीं होता, वो शुगरी ड्रिंक होता है, 95% शुगर होती है उसमें, क्योंकि हम तो उसको जूस करके पीते हैं, पर ऐसा है ही नहीं। उसी पैसों से बेहतर नहीं है कि अगर हम आजकल की कोई भी आपका इस तरह शुगरी ड्रिंक बेवरेज लेते हैं, जिसे हम जूस भी नहीं कहते, तो वो अगर लेते हैं तो 80-90 रुपए का होता है। 80-90 का वो बेहतर नहीं कि बच्चे को सेब, 2 बनाना, फ्रूट दिया जाए, उसकी आदत डाली जाए, वो उससे पता नहीं कितने दर्जे बेहतर है। तो इसलिए ये हमें बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा सबका, कि आप घर का खाना, जो पुराना कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हम बाहर का खाना शायद कभी दावतों में खाते थे, नहीं तो घर में बनता था। हमें याद नहीं कि हमने कभी कोई बाहर से परचेज करके खाया हो या नहीं, क्योंकि घर में इतनी अच्छी चीज़ें बनती थी, हमारी अम्मा इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी, कभी डिज़ायर ही नहीं हुई बाहर खाने की। तो वो बिहेवियर लोगों के घर में बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं और चेंज करके बनाएं। जिस तरह वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, 5 दिन वेजिटेबल्स हों, 2 दिन मछली, अंडे, मुर्गी यानी प्रोटीन हो, जो हमारा मीट से और बीफ आती हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये तो अल्लाह की शान है कि हमारा पाकिस्तान में जो फल फ्रूट हैं इतने मज़ेदार और लातादाद होते हैं, जो उनकी यूनिट कॉस्ट देखें परचेजिंग हो, एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्री से सस्ती भी है। तो ये अगर हम कंज्यूम
जो बिहेवियर चेंज हो जाए ना फूड पे, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। अच्छा सर, थर की अगर बात करें तो अज़ल से वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत के सबब बच्चों में शरह अमात बुलंद है, तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हुकूमत सिंध कुछ कर रही है इक़दाम? अच्छा, इसमें हमने जिस तरह भी बातों बहुत सारी बातें कर भी हैं, जो हमने जब स्टेट की बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या नेशनल फेडरल लेवल का, दोनों बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। यहाँ पर 3-4 प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के। एक तो जिस तरह हमने कहा ना, ममता प्रोग्राम सोशल प्रोटेक्शन, बड़ा ही खूबसूरत, पेरे 1000 दिन, माँ के 270 दिन, एंटीनेटल से लेके इम्यूनाइजेशन से लेके उसकी बर्थ अटेंडेंस से लेके कहाँ बर्थ डिलीवरी होती है साफ़ सुथरी, वो ग्रोथ मॉनिटरिंग, इम्यूनाइजेशन होती है, वो गवर्नमेंट का ममता प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, जो तकरीबन पहले 16 डिस्ट्रिक्ट में, अभी शायद थोड़े डिस्ट्रिक्ट बढ़ा रहे हैं। वहाँ पूरी वो यूनिवर्सल है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन आएगी उसको उसी तरीके से कंडीशनल केस ट्रांसफ़र होता है। माँ अगर अपना चेकअप हेल्थ फैसिलिटी पे करा देती है, चेकअप कराएगी, सर्विस लेगी, उसके बाद कंडीशन ये है कि उसको एक मखसूस अमाउंट दिया जाता है उसकी सपोर्ट के लिए कि भाई आप आए, सर्विस ली, ये अमाउंट है। तो वो प्रोग्राम एक ही चल रहा है। दूसरा एक्सेलरेटेड एक्शन प्लान स्टैंडिंग रिडक्शन, वो मल्टी सेक्टोरल है, जिसमें लाइव स्टॉक, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सब हेल्थ डिपार्टमेंट अलाइंड होता है कि उसको हम उस तरह स्टैंडिंग रिडक्शन का। अब दूसरा एक प्रोग्राम हमारा नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम है, जो उन प्रोग्राम्स के जहाँ जहाँ गैप्स हैं उसको फुलफिल करता है। एक और प्रोग्राम अभी जिस तरह गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का 1000 डेज इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड पॉपुलेशन, उसमें भी जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। वहाँ पर जितनी भी माएँ होंगी, आएंगी, सर्विस ले रही होंगी, यानी 3-4 बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। वो स्किल अब मजीद हो जाएंगे और फुल फ्लेज अगर उस स्किल में आ जाते हैं तो डेफिनेटली उनका जो इम्पेक्ट आ रहा होगा और माँ और बच्चे पे आ रहा होगा, उनकी सेहत, क्योंकि सेहत एंटीनेटल, उनका फिर ब्लड खून की चेकअप आया कि वो एनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, अंडर न्यूट्रिशन तो नहीं है, फिर उनको वो इंटरवेंशन होगी, वो खुराक सप्लीमेंट खा रही होगी, तो उससे क्या होगा कि उसकी सेहत और न्यूट्रिशन बेहतर हो गई। अब जिस तरह भी यूनिसेफ और बाकी इदारे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हेल्थ डिपार्टमेंट, उन माओं के लिए जिस तरह मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट है और WHO रिकमेंड भी करता है, उस माओं को प्रेगनेंसी के दौरान अगर आयरन फोलिक की जगह मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिससे 15 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, वो अगर प्रेगनेंसी में कंज्यूम कर लेती है तो उसका जो आउटकम है, ग्लोबल एविडेंस मौजूद है, तो उसमें प्रीमेच्योरिटी में बेहतर आ सकती है, लो बर्थ कम हो सकते हैं, और उसके अलावा जो बच्चे फुल टर्म पैदा नहीं होते वो फुल टर्म होंगे। उसके अलावा माँ की सेहत बेहतर होगी, क्योंकि वो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन में 15 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इंक्लूडिंग आयरन और फोलिक एसिड। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव हैं और उम्मीद करते हैं कि उसका इम्पैक्ट जो भी सर्वे या इस तरह मिड एवोल्यूशन होती है तो डेफिनेट जब रिजल्ट आ रहे होंगे, इतनी उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर होंगे और चीज़ें पहले से ज़्यादा इम्प्रूव इंशाल्लाह हमें मिलेंगी। सर, आप अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं तो सर सबसे ज़्यादा सूरत हाल कहाँ की ख़राब है? अच्छा, ये क्योंकि 30 डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, कराची से मिला के करें तो कराची क्योंकि एक्सेसिबल है, इकानमी बेहतर है और लोगों का कहीं ना कहीं रोज़गार चलता है, तो यहाँ काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे अच्छे हैं, बेहतर हैं। और बाकी अगर हम अंदरूनी सिंध की तरफ जाएं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, अगर मैं ये कहूँ कि फ़र्क डिस्ट्रिक्ट जिस तरह बदीन हो, ठट्टा हो, सजावल हो, इधर से कंबर शदाद कोट हो और जेकाबाद कश्मोर हो, इधर से उमरकोट का वो बॉर्डर वाला हो, थरपारकर का हो, और सांगड़ का वो कोई अपना डिज़र्ट वाला वो हो, इस तरह के है ऐसी जहाँ पर थोड़ी सी जो हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन सर्विस है उसको थोड़ा सा हमने अगर बेहतर कर लिया, चीज़ों को बेहतर कर सकते। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इनिशिएटिव चल तो रहे हैं, मगर क्योंकि जहाँ स्केटर्ड पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो इस वजह से जब सर्विस थोड़ी नहीं मिलती तो उस माँ और बच्चे की जो सेहत होती है, न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और वहाँ ऐसे हालांकि कि गुर्बत तो है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है नहीं, क्योंकि वो सीजनल होते हैं, तो उनके लिए अब कोशिश तो यही है कि जो अवेलेबल डाइट हो उसको सही तरीके से खाएँ। और वहाँ पर यह भी देखा गया है, ऐसे लायक अब जिस तरह मैं ट्रेवल करता हूँ, थरपारकर हो, बद्दीन के हो, जहाँ कोस्टल एरिया हो, जहाँ इस तरह रूरल हो, वहाँ अगर थोड़ी सी गुर्बत है तो लाइफ स्टॉक बहुत अच्छा है। वो लाइफ स्टॉक का जिस तरह दूध की चीज़ें बहुत सारी बनती हैं, अगर वो लाइफ स्टॉक का दूध या इस तरह या थरपारकर में जो सीज़न में ग्वार, बाजरा, दालें जो आती हैं बनती हैं, मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें अगर कंज्यूम कर लेना, हम क्या कहते हैं अच्छी चीज़ मार्केट में सेल करके जब लोकल फूड लेके आते हैं ना, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाते हैं। गुर्बत है मानते हैं, पर मैं कि जहाँ जहाँ भी हम गए हैं ना, तो मैंने जिस तरह कहा ना, चावल या आटा होता है, तेल होता है, दालें, मूंग या इस तरह कुछ ना कुछ नट्स होते हैं, वो होगा 3 स्टार डाइट। हाँ, गरीब हैं, फ्रूट नहीं अवेलेबल कर से,
वेजिटेबल्स कर लें, जिस तरह अभी आप सीजन में जाएं, सीजन में आपको केरी मिलती है, केरी में देखें तो आप रिचेस्ट सोर्स है हमारा डाइट का, उसकी जो चटनी बनाते हैं प्याज मिला के, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, वो चीज़ें जो सस्ती होती है सीजन में, वो भी अगर हम खाएं ना कहीं उस माँ और बच्चे की सेहत बेहतर कर सकते हैं। वो थोड़ी सी हमें प्रैक्टिसेस थोड़ी बेहतर करनी है। कंडीशन सही नहीं है, गुर्बत है, पर जो अवेलेबल है उसकी कंजप्शन थोड़ी बेहतर कर लें तो कहीं ना कहीं से अंडर न्यूट्रिशन को थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दुनिया भर ख़ुसूसन एशियाई ममालिक में खासी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, तो बच्चों पे किस किस्म के मौसमी असरात मरतब हो रहे हैं? अच्छा, उसमें क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग के अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, आपने देखा होगा 2022 वाला फ्लड, या आपके पास जून तक पानी नहीं होता, यहाँ तो पानी इतना होता है कि वो समंदर में ही, और समंदर में भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपको जितने मैंग्रोव्स या इस तरह के हैं उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपका जो सी फूड होता है ना, मैंग्रोव्स प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ से सी फूड बहुत ज़्यादा होता है। जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, फ्लड की, पहले मैं फ्लड पे आऊँगा कि फ्लड 2022 में सबसे मुतासर कौन हुआ? वो प्रेग्नेंट वुमेन, अंडर 5 बच्चे, एडोलेसेंट गर्ल्स। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब जब वो घर से रह के कैंप में आएगी, डिस्प्लेस पॉपुलेशन में कंप्रोमाइज़ हो जाती है सेहत, ग़िज़ा नहीं मिल रही होगी। घर में तो बंदा कहीं ना कहीं खा लेता है, जब डिस्प्लेस कैंप में जाता है डाइट नहीं मिलती। जब प्रेगनेंसी के दौरान डाइट नहीं मिलेगी तो बच्चा प्रीमेच्योर लो बर्थ, स्टंटिंग वेस्टिंग में चला जाएगा। तो ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। और दूसरा, जो गर्मी बढ़ जाती है, जो रूरल में जाएं जहाँ पर ओपन एरिया, धूप ज़्यादा है, वो माँ ओपन एरियाज में काम करती हैं, जब ज़्यादा टेम्परेचर में काम कर रही है तो उसका इम्पेक्ट उसके से बच्चे पे हो रहा होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो डायरेक्ट इम्पेक्ट कर रही है। और उसका दूसरा आपको मैं लिंक करवा दूं, इंडोर एयर पोल्यूशन, जब घर के अंदर किचन होता है, धुआं रास्ता नहीं मिलता, उस दिए का इम्पेक्ट उस माँ के आता है, उसके बच्चे पे आता है। तो इसलिए ये वो शुरू वाला हमेशा देखें, जब रूरल में किचन बने होते थे, खुले खुले बने होते थे, धुआं निकल जाता था, तो इसके बाहर बने होते तो ये ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल है। इंडोर एयर पोल्यूशन, धुआं जो हम खाना पकाते हैं वो क्लाइमेट चेंज है कि जब इस तरह की बारिशें, डिजास्टर और फ्लड्स आते हैं तो उसका इम्पेक्ट ये पूरा ग्लोबल क्लाइमेट, टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्लड आएंगे, साइक्लोन बनेंगे। ये अभी 2022 में आया है, तो हो सकता है कि 3 साल के मजीद आ जाएं। तो उससे क्या होता है कि इम्पेक्ट तो हो रहा है। सफ़र वही मैं कह रहा हूँ, अंडर 5 बच्चे सफ़र करते हैं ग़िज़ा में, सेहत में, प्रेग्नेंट वुमेन करती है और एडोलेसेंट गर्ल्स करती है। तो इसका इम्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, जब ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से जब बारिशें होती हैं तो जो आपके जो फूड तैयार होता है, एग्रीकल्चर लेने तैयार होती है, वो सब खराब हो जाते, बह जाते हैं। फिर क्या होगा? फूड इनसिक्योर हो जाएगा। जब फूड की कमी होगी, ग़िज़ाएँ कमी होगी, महंगी होगी, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं करेगा, 3 टाइम का खाना 2 खाएगा, 1 खाना टाइम खाएगा, डेफिनेट जो रिक्वायर्ड किलो कैलोरी नहीं मिल रही होगी, फिर फूड इनसिक्योरिटी होगी, फूड इनसिक्योर होगी तो मेल न्यूट्रिशन होगी। सफ़र कौन करेगा? वही हामला, वो अंडर 5 और प्रेग्नेंट, क्योंकि हमारे जो फूड है एग्रीकल्चर लॉसेस हो चुके हैं। और एक्सट्रीम हीट की वजह से क्या होता है, जो दाना बनता है, जिस तरह चावल बनता है, ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, यानी अगर हमने 50 तो हो सकता है उस चावल पे वो पापड़ बन जाए, प्रोडक्शन इतनी ना दे, अगेन फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, फिर मेल न्यूट्रिशन। तो इस उसकी कंट्रीब्यूशन तो। और दूसरा, ज़्यादा टेम्परेचर आपके सॉइल को डैमेज कर रहा है। सॉइल में जो ताकत हुआ करती थी ना, वो नहीं है। उसके मल्टीपल रीज़न है, पेस्टिसाइड्स हैं, ज़्यादा टेम्परेचर है, सीम कलर के हैं, हमारा फ्लो प्रॉपर नहीं है। तो उससे क्या होता है, सॉइल में जो ताकत हुआ करती थी, जब सॉइल ताकतवर होगा ना, जो न्यूट्रिएंट पैदा हो रहा होगा ना, उसमें ग़िज़ाई ताकत ज़्यादा होगी। उससे क्या, सॉइल हमारा ख़राब हो गया है। तो सॉइल जब ख़राब होता है तो फिर ताकत में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। हम खा तो रहे होंगे 3 चपाती, उसकी आधे की ताकत मिल रही होगी, क्योंकि सॉइल आपका ताकतवर नहीं रहा। तो ये मल्टीपल रीज़न है, और भी है। जिस तरह आयोडीन है, पहले आयोडीन हमारे लेयर पे होती थी, ज़मीन पे, आयोडीन हमारे अब लेयर पे नहीं है, इसलिए हम आर्टिफिशियल नमक में मिलाते हैं, क्योंकि वो आयोडीन पानी से बह के समंदर में चली जाती है। सॉइल में आयोडीन नहीं है, इसलिए हम नमक को फोर्टिफाई करते हैं और वहाँ से आयोडीन मिलती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर हैं जो हमारा क्लाइमेट ग्लोबल से हमारा ओवरऑल इम्पेक्ट हर जगह पे होता है। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है क्लाइमेट ग्लोबल की, माँ की सेहत, बच्चे की सेहत पे बहुत ज़्यादा है। तो इससे तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है? तहफ़्फ़ुज़ ये है कि हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाएं, और दूसरा अर्ली वार्निंग सिस्टम हो। हम कम से कम जो बड़े बड़े लॉसेस हैं उसको बचाने के हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक्टिव
हों, जिस तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, अर्ली हमें फोरकास्टिंग हो जाती है, बारिशें आ रही हैं, तो उस तरीके से हम प्रोटेक्शन करें। बड़े बड़े इस तरह के फूड सप्लाई के स्टोरेज हों, जो हमारे पास फूड है उसको हम प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि जब बारिशें फ्लड आए तो ख़राब ना हो। और दूसरा, कुछ हमारे नेबरिंग ऐसे, अगर मैं श्रीलंका और फिलिपाइन की हम बात करें कि वहाँ बारिश हमसे ज़्यादा होती हैं, उन्होंने क्या किया कि ऐसे ऐसे क्रॉप्स बनाए हैं जो फ्लड के दिनों में वो सक्सेसफुल होते हैं। तो हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये फ्लड आते रहेंगे। हम देखेंगे कि हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ऐसे कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या हमारे पास जो क्लाइमेट से बचने की जो सलाहियत है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो करेंगे तो हमारे लॉसेस से हम बच सकते हैं। और दूसरा हमारा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट वही आता है कि मुख्तलिफ जगहों पे कहते हैं ना, हम तो बड़े डैम की तो बात करते हैं, मगर ये कहें कि हर जगह पे, हर ज़मीनों पे छोटे छोटे डैम हों जो पानी रिजर्वायर, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा था अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या छोटे छोटे अपने अपने तालाब बनाए हैं। वो क्या होता है, जब वो तालाब भर जाते हैं तो जो लेयर होता है पानी का, सतह की होती है, वहाँ वो पानी जमा हुआ होता है। फिर 50 फुट पे आप कुछ करते हैं तो वहाँ पानी निकलना छूट जाता है। तो ये छोटी छोटी क्लाइमेट स्मार्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है और ग्लोबल बहुत सारे कंट्रीज़ कर भी रहे हैं। अगर उसको हमने अपनाया तो डेफिनेटली हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं और काफ़ी मसाइल से हम निकल सकते हैं। सर, क्या से अपनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं? मतलब इन चीज़ों को अपनाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? अच्छा, इसमें क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट सब बने हैं, क्लाइमेट डिपार्टमेंट इन्वायरमेंटल के फेडरल पे भी और प्रोविंशियल पे बने हुए हैं। और दूसरा अपना जिस तरह रिहेबिलिटेशन रेस्क्यू डिपार्टमेंट बने हैं और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं, काम तो हो रहा है। पर उस काम को अगर हमने, जिसे कहते हैं ना, जंगी बुनियादों पे करना है। क्यों? हमारे पास, हम वो उस खत्ते में रहते हैं जहाँ पर आपका क्लाइमेट चेंज की वजह सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हम काम तो प्रोविंस भी कर रहा है, नेशनल भी कर रहा है, मगर इसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे तो हम अर्ली रिकवरी करेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो इस स्पीड को हमें जंगी बुनियादों पे करना होगा। करेंगे तो जल्दी रिकवरी होगी, नहीं तो अगर स्लो जिस स्पीड से जा रहे हैं तो हम ज़्यादा मुतासर होने वाले कंट्रीज़ में हो जाएंगे, शामिल हो जाए। सर, अगर आपको इख्तियार दिया जाए कि आप पाकिस्तान के न्यूट्रिशन सिस्टम में एक तब्दीली ला सकते हैं, तो कौन सी तब्दीली होगी वो, और इस तब्दीली से एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होंगे? अब क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल भी है, ट्रिकी भी है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ तो मैं अकेला तो कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क के साथ फिर आपका पूरी कम्युनिटी का हो और मास मीडिया कैंपेन हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम तो चल रहे हैं, चलेंगे, मैं सिर्फ इतनी ये कहूँगा कि जो लोगों की जो बिहेवियर चेंज है ना, पुरानी प्रैक्टिसेस हों, तो उनको चेंज करने में अपना किरदार अदा करूँगा। फर्क है, जिस तरह अभी हमने बात की, बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं, और जो अवेलेबल है उसको, जिस तरह पेरे में आर्टिफिशियल को छोड़ दें, जो नेचुरल ने, अल्लाह ने कुदरती चीज़ें बनाई हैं उसको प्रमोट करें। माँ का दूध को प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि माँ का दूध अगर हमने जिस तरह बात की अर्ली एक्सक्यूली से 2 साल तक हो, क्योंकि कुरान शरीफ में भी उसका जिक्र है, वो हो। हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन हो, माँ अगर बीमार हो फील 4 चली जाए हेल्थ सेंटर पे, वहाँ सर्विस उसको यूटिलाइजेशन बेहतर हो, कि अर्ली हमें पता चल जाएगा एंटीनेटल पे क्या हो रहा है, वो वाले इस तरह के हो। और दूसरा, हेल्दी फूड पॉलिसीज़ हम बनाएंगे कि हेल्दी फूड पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, जिसको हम प्रोसेस फूड को डिस्करेज करेंगे, बेवरेज को डिस्करेज करेंगे, नेचुरल फ्रूट्स हैं अवेलेबल है उसकी प्रमोशन हो। बिहेवियर चेंज पे मैं ज़्यादा करूँगा काम। और उसके अलावा जो मास मीडिया कंपोनेंट हमारा सोशल मीडिया है, जो लोग एक्सेसिबल भी हैं, कहीं हैं कहीं नहीं है, मगर ये है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कम्युनिटी को, या रूरल है या अर्बन है, कम्युनिटी को इंगेजमेंट करेंगे, पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे और नेचर पे आ जाएंगे, क्योंकि हम अब नेचर की तरफ वापस जा रहे हैं कि जो नेचर ने तख्लीक किया है उसकी छेड़छाड़ी ना करें, उसको अप्लाएं। तो यकीन करें, भले लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करें, मगर अगर हम नेचर को, जो उन्होंने जिस तरह, नेचर सबसे बड़ी बात है, माँ का पहला दूध 6 महीने तक 2 साल तक हो तो बच्चे सेहतमंद होते थे। बड़े बड़े नाम हैं तो उन्होंने माँ का, अभी भी यही कहते हैं कि कोई काबिल आदमी बड़े एजाज़ वाला देखते हैं, अच्छा इसने माँ का दूध पिया होगा। तो ये नेचर वाली चीज़ों का अडॉप्ट कर लें, तो मैं यही कर सकता हूँ। बाकी तो प्रोग्राम्स हैं, वो टाइम नीड होते हैं, किस किस की कहाँ किस कदर की ज़रूरत होती है, वो एक फिर अलग डोमेन में जाता है। सर, हमदर्द सेहत के प्लेटफॉर्म से आप माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमदर्द हैं सेहत का पैगाम। अब क्योंकि
हमदर्द है तो सेहत है, और सेहत है तो सब कुछ है। आज हमदर्द सेहत की तरफ से यही पैगाम है आप सब लोगों के लिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का सेहत का ख्याल रखें, मोहल्ले का रखें, शहर का रखें, पूरे मुल्क का नाम रोशन करें। ये ना सोचें कि मेरी सेहत मेरे हद तक ही है, ये हमारी कंबाइन एफर्ट होती है। आप अपने लिए अच्छा भी सोचेंगे तो दूसरों के लिए भी सोचें, और कंबाइन एफर्ट करेंगे तो हमारी सेहत हो, चाहे अच्छी ग़िज़ा हो, अच्छी सेहत हो, अच्छी सोच हो, इसको हम अपनाएंगे, यकीन मानेंगे हमारी अपनी सर्टिफिकेशन, और जिसको आपने मैसेज दिया होगा जब आप उसको सेहतमंद पाएंगे तो मेरे ख्याल में तो उससे डबल आप भी सेहतमंद हो जाएंगे। मिलके काम करें, साइलो से निकलें। जिस तरह पहले कॉन्सेप्ट होता था, नज़दीक मोहल्ले में घर में हम काम कर सकते थे, खाना बनता था फिर भी हम शेयरिंग करते थे, वहाँ से आता था। प्यार मोहब्बत इखलाक को अपनाएं जो हमारे पैगंबर की सुन्नत भी है। ज़बान को मीठा रखें, सब्र बर्दाश्त की तालीम दें, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। इससे बढ़ के मैं और क्या बता सकता हूँ। शुक्रिया सर, एक बार फिर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर।